बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ पढ़ेंगे, सही है। तो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ में क्या कहते हैं हमारा रॉबिन कि ये दो टर्म से बना हुआ है। एक को सेरेब्रो कहते हैं जिसके माने हैं ब्रेन, और दूसरे को वास्कुलर कहते हैं यानी कि ब्लड वेसल। जब हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे डिसऑर्डर्स आ जाए जो कि वो ब्लड वेसल्स के प्रॉब्लम की वजह से हो, या हमारे ब्लड वेसल्स में कोई मसला हो, उस वजह से हमारे ब्रेन में कोई डिसऑर्डर आ जाते हैं, उसको हम सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं, सिंपल। अब इन्हीं ब्लड वेसल्स की वजह से या सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से हम दुनिया में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, बहुत सारे डिजीज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल मॉर्बिडिटीज़ जिसको कहते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे डेथ्स भी हो चुके हैं, सही है। अब ये जो डिजीज़ डेवलप होते हैं ये 3 मैकेनिज़म्स की वजह से डेवलप होती हैं। वो मैकेनिज़्म कौन-कौन से हैं? या तो क्या होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट्स क्या कर देते हैं, कोई थ्रोम्बस बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आगे की टिश्यूज़ होती है उनको सही तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और उनकी इस्कीमिया हो जाती है, उनकी इन्फार्क्शन हो जाती है। दूसरा क्या कहते हैं कि ये जो थ्रोम्बस है इससे कोई पार्ट डिटैच हो जाते हैं और वो जाता है आगे की टिश्यूज़ को, या आगे के टिश्यूज़ किसी नैरो ब्लड वेसल्स में ये क्या हो जाता है, अक्लूड हो जाते हैं, वो उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टिश्यूज़ जो होते हैं उनको फिर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। यानी कि अब यहाँ पर जब ये अक्लूजन हो गया थ्रोम्बस की वजह से, तो फिर भी कुछ ना कुछ ब्लड सप्लाई इन टिश्यूज़ को तो प्रॉपरली मिल रही थी, लेकिन इन दोनों को कम मिल रही थी। अब इनसे कोई टुकड़ा डिटैच हो गया और वो यहाँ आ गया, जिसको एम्बोलिज्म कहते हैं, एम्बोलिक अक्लूजन हो गया ये, तो ये टिश्यूज़ डिप्रेव्ड हो गया, लेकिन इन दोनों को फिर भी कुछ ना कुछ मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है वास्कुलर रप्चर, यानी कि ये ब्लड वेसल जो होता है ये क्या हो जाता है, ये बिल्कुल रप्चर हो जाते हैं, सही है। यहाँ पर लेट से ये रप्चर हो गया तो फिर क्या हो गया, इससे बाहर बहुत सारे फ्लूइड्स आएंगे इस जगह पर, सही है। तो ये पहले इन टिश्यूज़ को डैमेज करेगा, जिसको हम प्राइमरी डैमेज कहते हैं या डायरेक्ट डैमेज कह सकते हैं, सही है। और इन आगे के टिश्यूज़ को भी सही तरह की ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डैमेज कहेंगे या सेकेंडरी ऑक्लूजन कहेंगे, सही है। या इसी तरह सेकेंडरी इस्कीमिया, सॉरी। फिर इसके बाद आगे क्या कहते हैं कि इन 3 मैकेनिज़्म की वजह से जो ऑक्लूजन हो जाती है वो क्या कर देती है, वो हमारे इन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है, और यहाँ पर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनती है उनको भी क्लियर नहीं करती। इसी वजह से क्या हो जाते हैं, इन वेसल्स के पहले इस्कीमिया हो जाते हैं और फिर इन्फार्क्शन यानी कि डेथ हो जाती है। अगर ये सारे चेंजेस बहुत शॉर्टली हो, बहुत क्विकली हो, कम टाइम में हो, एक्यूटली हो, फिर हम इसको क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। हम कहते हैं कि उस प्लाना को वो ब्रेन शॉक हो गया और वो मर गया, सही है। यानी कि ये जो चेंजेस होते हैं बहुत शॉर्ट आ जाते हैं और उस बंदे का जान ले लेती है, जिसको हम सेरेब्रल शॉक कहते हैं, सही। यानी कि ब्रेन टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जब कंप्लीट लॉस ऑफ परफ्यूजन की, यानी कि टिश्यूज़ को जो होते हैं कम्प्लीटली जनरल वजह से वो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही होती, ये तो स्पेसिफिक वजह थी कि उस ब्लड वेसल में कोई चीज़ गया और उन्होंने उसको ब्लॉक किया, तो उसमें फिर क्या कहते हैं कि कोई हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो, सही। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है कि जो हमारा हाइपोक्सिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, हाई लेवल ऑफ हाइपोक्सिया हो जाता है, सही है। ऑक्सीजन की लेवल टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा कम मिल रही होती है, जिसकी वजह से उन टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है। या हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इतना काबिल नहीं रहता कि ब्लड को या ऑक्सीजन को उन टिश्यूज़ को पहुँचाए, सही है। तो इसी वजह से भी उन टिश्यूज़ को इस्कीमिया होती है और इन्फार्क्शन होती है। अगेन वही बात करते हैं कि अगर किसी ब्लड वेसल की रप्चरिंग हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो एक तो डायरेक्ट डैमेज करते हैं और दूसरा सेकेंडरी डैमेज करते हैं, जो आगे इस डायग्राम पर हमने एक्सप्लेन किया पहले। अब आगे एक पैराग्राफ है इस तरह, हाँ, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं ये लोग। ये क्या कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ये हाईली डिपेंडेंट है किस चीज़ पर, ऑक्सीजन पर। किस तरह के, हम अगर बॉडी वेट को देखें तो 2% ऑफ द बॉडी वेट ब्रेन बनाती है, लेकिन कार्डिक आउटपुट के 15% ये यूज़ करती है, और अगर हम ऑक्सीजन की यूजेज को देखें तो ये 20% ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन यूज़ करती है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे जो ब्रेन होता है इसमें प्रॉपर डेवलप्ड ऑटो रेगुलेशन ऑफ वास्कुलर रेजिस्टेंस होता है, ये एक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ही हमारे ब्रेन को क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रही होती है कंटिन्यूसली और वाइड रेंज। क्या इस ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये है कि लेट से हमारा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, सही है, तो ये यहाँ पर इन ब्लड वेसल की बहुत वेजो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उस टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई मिल रही होती है नॉर्मली। या हमारे जो इंट्राक्रैनियल कैविटी उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, जो रेजिस्ट करती है ब्लड के फ्लो को टू द ब्रेन। इसी वजह से भी हमारा जो ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म है वो प्रेशर को इतना ज़्यादा कर देते हैं ताकि ये उन टिश्यूज़ को पहुंच जाए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे जो ब्रेन है ये हाईली डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पर। फिर आगे क्या कहते हैं कि कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो डिप्राइव्ड रहता है ऑक्सीजन से, तो उसके बारे में इन्होंने 2 टाइप्स एक्सप्लेन किए। एक को कहते हैं फंक्शनल हाइपोक्सिया और दूसरे को कहते हैं
इस्कीमिया। फंक्शनल लाइफ में क्या कहते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो, जिस तरह हाई अल्टीट्यूड में हम चले जाते हैं, या क्या हो कि हमारे ब्लड की जो कैरिंग्स कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। जिस तरह सीवियर एनीमिया में हमारे हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाता है कि हमारे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया जाता है। टॉक्सिन लाइक साइनाइड, इसमें भी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया जाता है और हमारे हीमोग्लोबिन को एबनॉर्मल बना देते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे ब्लड वेसल क्या है बिल्कुल भी नॉर्मल है, लेकिन इस्कीमिया में बिल्कुल अपोजिट होता है। ब्लड वेसल की क्या होती है प्रॉब्लम होती है। जिस तरह इस्कीमिया टेम्पररी भी हो सकता है, यानी कि हो जाती है, फिर वो टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जब मिल जाती है तो वो अगेन रिकवर हो जाती है, और कुछ परमानेंट होती है जो कि क्या करते हैं उन टिश्यूज़ को डेथ ही कर देते हैं। ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है? तो इनकी कंडीशन एक है कि एक तो ब्लड वेसल जो होते हैं वो ब्लॉक हो गया और उनके टिश्यूज़ को आगे ब्लड नहीं मिल रही होती। दूसरा ये है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द स्पेसिफिक टिश्यूज जो है वो कम हो रही होती है। या जो सारी ज़ाहिर बात है CNS पैथोलॉजी, तो हमारे ब्रेन की बात तो आएगी। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने अंदर ब्लड सप्लाई आने ही नहीं देता, सही है, इस वजह से भी हो सकता है। अब आगे क्या है, आगे दो टाइप्स है, एक को कहते हैं इस्कीमिया की दो टाइप्स है, एक को कहते हैं ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया और दूसरे को कहते हैं फोकल सेरेब्रल इस्कीमिया। इसको डिस्कस करते हैं। अब इस्कीमिया के दो टाइप्स है, सही है, एक को ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया कहते हैं, दूसरे को फोकल सेरेब्रल इस्कीमिया कहते हैं। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस आप लोगों को पहले बताता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में हो। ग्लोबल का मतलब मेनली होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, इस तरह का नाम होता है, इसे ही यहाँ पर क्या मतलब होता है जो बहुत वाइड रेंज की हो, या हमारे बॉडी के हार्ट में कोई मसला हो और सारे बॉडी को ब्लड नहीं जाती हो, इसी वजह से भी हमारे ब्रेन को भी इस्कीमिया हो जाती है, इसी कंडीशन के। फोकल का मतलब होता है फोकस, यानी कि छोटे पॉइंट में या किसी ब्लड वेसल में जो हमारे ब्रेन की किसी एरिया को सप्लाई करता हो, वहाँ पर थ्रोम्बस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, उसके रप्चर हो गया और वहाँ की एक ख़ास पार्ट को इस्कीमिया हो गया, उसको हम फोकल सेरेब्रल इस्कीमिया कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लोग ये क्या कहते हैं कि जब हमारे जो कार्डिक अरेस्ट हो या शॉक हो, यानी कि हमारे हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ये तो सही तरह से ब्लड पंप नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाते हैं, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली इन्होंने जो भी कर दिया है कि जब सिस्टोलिक प्रेशर जो होते हैं वो 50 मिलीमीटर HG तक गिर जाए, सही है, यानी कि आधी से भी ज़्यादा। तो ये क्या करता है, ये एक वाइड स्प्रेड इस्कीमिया काज कर देता है, जो हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में डैमेज कर देते हैं, सही है। इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया। फिर इसकी जो साइन सिम्टम्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, एक तो जो ड्यूरेशन ऑफ इंजरी है, यानी कि ये जो शॉक है वो कितने टाइम के लिए है, सही है, या कार्डिक अरेस्ट है वो कितने टाइम के लिए है, और दूसरा इसकी इंटेंसिटी। मैं यही कहूँगा कि इसने जो होता है ये जो बीपी की जो कंसंट्रेशन इन्होंने कम की है ना, वो कितना कम हुआ है, इसको हम इंटेंसिटी कहेंगे। इसी ही इंटेंसिटी के बेस पर इन्होंने चार्ट 3 टाइप्स बनाई है, एक को कहते हैं माइल्ड, दूसरे को माइल्ड टू ट्रांसिएंट और तीसरे को सेवियर। अब माइल्ड किसे कहते हैं, माइल्ड में क्या होता है, ज़ाहिर इसका नाम ही जो होता है इसको डिफाइन करता है कि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के होते हैं और ये जो होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन बंद कर देता है, फिर रिकवर हो जाता है, बस यही है इसमें। माइल्ड टू ट्रांसिएंट का है, इसमें क्या होता है, जो इस्कीमिया होता है न्यूरॉन्स को वो कंपेरेटिवली ग्लाइसिल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि न्यूरॉन्स इस्कीमिया को ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसी है। इसी तरह हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, पायरामिडल सेल्स होते हैं या परकिंजी सेल्स होते हैं, हाइपोकैम्पस में हो गई, न्यू कॉर्टेक्स में हो गई या सेरेबेलम में हो गई, सही है, इनकी डेथ हो जाती है या इनको बहुत सीवियर इंजरी लग जाती है, सही है, क्योंकि ये ज़्यादा क्या है, मोर सेंसिटिव है। एज आ रिजल्ट हमारे अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाती है, इम्बैलेंस आ जाती है, डिजीज़ आ जाती है, सही है। जो न्यू कॉर्टेक्स है इसका मैं बस जस्ट डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये सारा का सारा जो है ना ऊपर वाला ये न्यू कॉर्टेक्स है, सही है, ये वाला। फिर इसके नीचे जो है ना, ये इसको कहते हैं मेसोकॉर्टेक्स कहते हैं। फिर ये बेसल रीजन आता है जहाँ पर थैलेमस हाइपोथैलेमस वगैरह होते हैं, फिर पोंटाइन रीजन होता है, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा, और इस तरह ये ख़त्म हो जाते हैं, सही है। तो सॉरी, फिर इसके आगे आ जाता है सेवियर, सही है। सेवियर में क्या होता है कि न्यूरॉन की डेथ ही हो जाती है, सही है, इनको इतने टाइम के लिए वो नहीं मिलती कि वो उनकी डेथ हो जाती है। फिर जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाती है वो क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को एक डिजीज स्टेट में ले जाती है, ये इस तरह जो हमारा ब्रेन है उनकी पूरी की डेथ हो सकती है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो वॉलेंट्री कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाती है, रिफ्लेक्सेस का एरिया डैमेज हो जाता है और हमारे ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाती है। जब ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियक सेंटर है, उसकी अलावा तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उस बंदे की ही डेथ हो जाती है, सही है।
फिर इस तरह के अगर एक बंदा है उसका ब्रेन सिस्टम का डेथ हो गया लेकिन फिर भी वो ज़िंदा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, उनकी जो ब्रेन है उसको ज़िंदा रखने के लिए उनको हम एक मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रख देते हैं। सही है, मैकेनिकल वेंटिलेटर जो उसमें होता है ओटी में होते हैं, इस तरह का एक डायग्राम है उसका। इसमें ये जो चीज़ होता है यहाँ पर ये वाला, इसको हम पंप कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक भी हम पंप करते हैं और मैनुअली भी हम इसको प्रेस करके पंप कर सकते हैं। सही है, तो ये चीज़ क्या कर देता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन कर देते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे ब्रेन की क्या हो जाती है, ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है और इस तरह के ब्रेन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटर ब्रेन। अब आ जाती है मॉर्फोलॉजी कि ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया में ब्रेन के टिश्यूज़ के साथ साथ कौन से हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आती है, ऐसी है या माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक। पहले मैक्रोस्कोपिक के बारे में बताया है कि जो ब्रेन की टिश्यूज़ होती है वो एक स्वेल अप कर जाती है, सही है। दूसरा, इनकी जो गहराई होती है वो वाइडन हो जाती है और सरकाई नैरो हो जाती है। इसका मतलब ये कि नॉर्मली अगर ब्रेन के ये क्या होते थे, गहराई हो गई, ये सलकाई होती थी, तो इसमें किस तरह होता है, इस तरह गहराई बहुत वाइडन हो जाती है और सलकाई नैरो हो जाती है, सही है। इसी तरह फिर आगे क्या कहते हैं कि अगर हम इस ब्रेन के कट सरफेस को देख ले तो क्या हो जाता है कि जो ग्रे मैटर होते हैं और वाइट मैटर होते हैं, इनकी दरमियान में जो सेपरेट लाइन नज़र आता था वो ख़त्म हो जाता है। लेट से ये हमारा ब्रेन है, तो जो आउटर एरिया होता था, ये वाला एरिया जो होता था, यहाँ पर ग्रे मैटर होता है, सही है, और बीच वाले एरिया में क्या होते हैं, यहाँ पर वाइट मैटर होता है। तो इनकी दरमियान एक ख़ास सेपरेशन होते हैं, हमें एक ख़ास मार्क नज़र आती है, सही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि कौन सी लाइन पर सेपरेशन हुई है, वाइट मैटर की एंड ग्रे मैटर की। फिर आगे क्या कहते हैं कि इन्फार्क्शंस के बारे में कहते हैं कि ये जो इन्फार्क्शन, ये जो डेथ हुआ है इन टिश्यूज़ के, ये इरिवर्सिबल इस्कीमिक इंजरी की वजह से हो, तो हिस्टोलॉजी के बेसिस पर हमें 3 तरह के कैटेगरीज मिलती है। एक को कहते हैं अर्ली चेंजेस, दूसरे को कहते हैं सब एक्यूट चेंजेस, तीसरे को कहते हैं बॉर्डर जोन इन्फार्क्ट्स या वाटर शेड, सही है। तो पहले पर आते हैं, जो पहले वाली चेंजेस है वो हमें 12 to 24 हॉर ऑफ द इंजरी मिल जाती है और इसमें मोस्टली हमारे साथ क्या होता है कि न्यूरॉन्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो कौन कौन से चेंजेस, वो 3 चेंजेस हैं। नंबर पहले पर आता है माइक्रोवेकुलाइजेशन, सही है, या माइक्रो वेकुलेशन, इस तरह कहते हैं, सही है। इसको क्या कहते हैं कि लेट से ये हमारा न्यूरॉन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वेक्यूल्स बन जाते हैं, सही है। दूसरा जो है वो क्या है, वो है साइटोप्लाज्मिक एसिनोफिलिया। जो न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें बहुत सारे पिंक कलर अपीयरेंस स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंकिश बन जाती है, सही है। इसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर क्या हो जाता है, पिक्नोसिस हो जाता है, यहाँ पर क्या है, और कैरियोरेक्सिस हो जाता है। ये किसे कहते थे कि हमारा जो लेट से ये एक न्यूरॉन है यहाँ पर, तो इसकी जो न्यूक्लियर मटीरियल होती है, ये इसका न्यूक्लियस से है, उसमें क्या होता है कि वो एक साइड पर इस तरह जम्बल्ड हो जाता है, एक क्लम्प हो जाता है। इसकी जो प्रेगमेंट्स होते हैं, इसको हम क्या कहा करते थे, इसको हम पिक्नोसिस कहा करते थे। और जब ये जो प्रेगमेंट्स है ये एक दूसरे से टूट जाते हैं, बाहर चले जाते हैं साइटोप्लाज्म वगैरह में, इसको हम कैरियोरेक्सिस कहते हैं। ये जनरल पेथो में हमने पढ़ी हुई है, सही है। तो ये चेंजेस पहले किस चीज़ कौन से स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, न्यूरॉन्स में आ जाते हैं, सही है। लेकिन बाद में ये चेंजेस कहाँ पर शुरू हो जाते हैं, बाद में ये एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स यानी कि ग्लाइल सेल में भी ये शुरू हो जाती है। और लास्ट स्टेप यहाँ पर इन चेंजेस में क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो है ना, ये नेक्रोटिक एरिया है, सही है। और यहाँ पर ये जो बहुत सारे हमको नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये यहाँ पर आ गए हैं न्यूट्रोफिल, सही है। ये याद रखना, जो अर्ली चेंजेस है उसमें न्यूट्रोफिल आते हैं, लेकिन जो लेट चेंजेस है उसमें क्या आते हैं, उसमें मैक्रोपेजेस आते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे। सब एक्यूट चेंजेस क्या होते हैं, ये 24 हॉर से लेकर 2 वीक्स के दरमियान जो चेंजेस आते हैं उनको कहते हैं, सही है। इनमें सबसे पहले क्या हो जाता है, निक्रोसिस स्टार्ट हो जाते हैं, सही है। इसके अलावा मैक्रोपेजेस चले आ जाते हैं, यानी कि पहले जो न्यूट्रोफिल्स थे उनका जगह आप कौन क्या ले लेते हैं, मैक्रोपेजेस ले लेते हैं। इसके अलावा नई नई ब्लड वेसल्स का पैदावार स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ब्लड वेसल प्रोलिफरेशन, मतलब ये एक ब्लड वेसल है, इसकी बहुत सारे ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो नई ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ग्लायोसिस वो प्रोसेस था हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड एस्ट्रोसाइट्स का, या एस्ट्रोसाइट्स का स्पेसिफिकली, कि ये रिपेयर करता था, सही है। जिस तरह दूसरी जगहों पर फिब्रस टिश्यूज बनता था, यहाँ पर ग्लायोसिस होता है। अब 2 वीक के अंदर क्या हो जाता है, जो निक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं और जो ग्लायोसिस का प्रोसेस होता है, ये यहाँ से क्या हो जाता है, ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है, टेकन अवे हो जाते हैं। फिर इसके आखिरी टाइप्स में आ जाते हैं बॉर्डर जोन इन्फार्क्ट्स या वाटरशेड इन्फार्क्ट। इसमें क्या होते हैं कि जो डिस्टल आर्टरीज होती है या एंड आर्टरीज होती है, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर देते हैं, वो जिस जगह को सप्लाई कर देते हैं उनको तो जाहिर बात है यही आर्टरीज सप्लाई कर देते हैं, दूसरे आर्टरीज नहीं होती या कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं होती। तो इनमें जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ की जगह क्या हो जाता है, उन टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा सेवियर नेक्रोसिस होता है, इसलिए इसको वाटरशेड भी कहा गया।
अब जब बीपी ब्लड प्रेशर या एपिसोड्स ऑफ बीपी जो होते हैं बहुत ज़्यादा डाउन कर दी जाती है, लो होती जाती है, तो हमारा जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वहाँ पर स्पेसिफिकली जो एंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरी की कनेक्शन है वहाँ पर निक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये निक्रोसिस क्या होता है, ये विच शेप होता है और इसकी जो लोकेशन उन्होंने बताया या तो ये सेरेब्रल कन्वेक्सिटी पर होता है और दूसरा यह साइड ऑफ एंटर हेमिस्फेरिक फिशर्स के कहते हैं। सही है, ये यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये इस तरह हमारे साथ हेमिस्फीयर तो सही है और ये वो ब्रेन का तो सही है। तो यहाँ पर ये जो कन्वेक्सिटी है सही है इस जगह पर, यहाँ पर या तो ये यहाँ पर इस तरह विच शेप पाया जाता है या ये जो साइड्स होते हैं इस फिशर्स के यहाँ पर बॉर्डर जोन इन्फार्क्स पाया जाता है सही है। अब आ जाता है पोकल सेरेब्रल इस्कीमिया सही है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन होता है उसका एक खास एरिया डैमेज हो जाता है और वो किस वजह से एक डैमेज होता है कि जो आर्टरी उसको सप्लाई कर देते हैं उसकी अक्लूजन आ जाती है सही है। अब क्या होता है, जो हमारे सेरेब्रल आर्टरी जैसे ही हमारे सेरेब्रल 3 आर्टरीज हैं, मेनली जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, इन मिडल सेरेब्रल आर्टरी है सही है। उसकी वजह से उसकी कोई अक्लूजन आ गई, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इस्कीमिया होगा। जब इस्कीमिया हो जाती है तो उस टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है, यानी कि इन्फार्क्शन हो जाती है सही है। लेकिन यहाँ पर एक बात की है कि जो इन्फार्क्शन हो जाती है इसकी जो साइज़ होता है, शेप होता है, लोकेशन होता है या इसमें जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज होता है ये एक और चीज़ पर भी डिपेंड करते हैं, कोलेटरल ब्लड फ्लो यानी कि कोलेटरल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एनास्टोमोसिस है, एक को कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस, दूसरे को कहते हैं कार्टिकोलेप्टोमेनिंजियल एनास्टोमोसिस है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो डैमेज होता है वो लिमिट हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे है ये दो एनास्टोमोसिस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक ये हमारे साथ क्या है, सर्कल ऑफ विलिस सही है, ये हमारे साथ आ जाती है जो कौन सी आर्टरी है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी सही है। ये यहाँ से ये जाती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यहाँ से ये है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो इन दोनों के दरमियान ये जो एनास्टोमोसिस करती है ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान जो एनास्टोमोसिस करती है वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है या एंटीरियर सेंट्रल आर्टरी भी इसको बोलते हैं, इस तरह के कुछ नाम है। तो जब ये यहाँ पर लेट से एक अक्लूजन हो जाता है तो ये जो ब्लड सप्लाई होते हैं इस जगह से भी इन टिश्यूज़ को आ सकते हैं। तो एक ये जो होता है हमारे साथ क्या होता है, एनास्टोमोसिस होता है और दूसरा एनास्टोमोसिस जो होते हैं वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन ये जो हमारे एंटीरियर सेरेब्रल ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और पोस्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी से है, ये तीनों इनकी जो ब्रांचेस होते हैं एक दूसरे से मिलती है इस तरह छोटी छोटी जगहों पर ब्रेन के सरफेस पर से है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं सही है। तो ये पोस्टीरियर ये है सही है, मिडल यहाँ पर ये जाती है सही है और एंटीरियर यहाँ पर ये आई हुई है सही है। तो इनके दरमियान जब एनास्टोमोसिस होती है तो जब इनमें एक आर्टरीज ब्लॉक भी हो जाती है तो उस जगह को ब्लड पहुंचाने की जिम्मेदारी दूसरी आर्टरी ले लेती है सही है। इसी वजह से यहाँ पर डैमेज बहुत कम होते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो ब्रेन के अंदर है मिडल में, जिस तरह थैलेमस है, बेसल गैंग्लिया है, डीप व्हाइट मैटर है, इनका जो ब्लड सप्लाई होता है इसमें कोलेटरल ब्लड फ्लो बहुत कम होती है या बिल्कुल होती नहीं है क्योंकि ये डीप पेनिट्रेटिंग आर्टरी सप्लाई कर देती है। इसी वजह से इनको जो डैमेज होता है वो पॉसिबल है, ये इनके इन्फार्क्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं सही है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो हमारा थ्रोम्बस फॉर्मेशन है यानी कि एक आर्टरी है उसकी जो अक्लूजन है उससे ज़्यादा एम्बोलिक इन्फार्क्शन होते हैं, यानी कि किसी दूर जगह से कोई ब्लड का टुकड़ा आया होता है और यहाँ पर आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं कि जो एम्बोलिक इन्फार्क्शन होते हैं ये मोस्टली कौन सी जगह को ब्लॉक कर देते हैं, बाइफर्केशन को। लेट से ये जो हमारे पास क्या है एक कैरोटिड आर्टरी जहाँ पर ये ब्रांच करती है, इस बाइफर्केशन को यहाँ पर ब्लॉक कर देती है। या स्टेनोसिस को, एक आर्टरी है जिसका एक जगह थिन है उस जगह पर ये क्या कर देते हैं, ब्लॉकेज कस कर देते हैं। तो इसमें फिर एनास्टोमोसिस की लोकेशन बताइए कि जो कार्डिक म्यूरल थ्रोम्बोई है या एम्बोलाई है वो आ जाती है जब किसी बंदे को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वहाँ पर बन जाती है या हार्ट के वॉल्स में कोई डैमेज हो, डिजीज़ हो, उसकी वजह से वहाँ पर बन के आ जाती है, या आर्टरियल फिब्रिलेशन वहाँ पर हो जाती है सही है। या जो होता है अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से अथेरोमेटस प्लेग भी बन जाती है जो कैरोटिड आर्टरी को या एरोटिक आर्च जो होता है वहाँ पर वहाँ से आ सकती है सही है। इसके अलावा जो डीप वेनस थ्रोम्बोई है सही है, तो डीप वेनस थ्रोम्बोई हमारे लिक के वेन्स वगैरह में जो डीप वेन्स होते हैं उनसे आती है। पहले ये आ जाती है हमारे हार्ट में सही है। हार्ट में जब किसी बंदे को पेटर्न फोरामिन ओवेल होते हैं जो राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम के दरमियान होता है, उसी के ज़रिए सर्कुलेशन में आ जाते हैं और ऊपर आकर हमारे ब्रेन की जो आर्टरीज होती है उनमें ये ब्लॉकेज खास कर देते हैं। इसके अलावा एयर एम्बोलाई होती है जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसके अंदर
से ये एयर एम्बोलिया मोस्टली पॉसिबल है कि वो आ जाए, सही है। तो इस सब के बारे में फिर आगे क्या कहते हैं कि ये एम्बोलिया क्या करते हैं, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में आ जाती है, चाहे मोस्टली जहाँ पर इसकी क्या होती है, बाइफर्केशन होती है, सही है, उस जगह को ब्लॉक कर देती है। और इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, सही है। एक मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, एक जो होते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, याद रखना। या इसके अलावा जो बेसिलर आर्टरी होती है उसकी बाइफर्केशन पर या कनेक्शन पर में भी हो सकती है थ्रोम्बोसिस, तो ये क्या कहते हैं वहाँ पर अक्लूजन काज कर देती है, सही है। और इस वजह से को स्मॉल से इन्फार्क्शन हो जाती है जिसको लेकुनर इन्फार्क्शन भी कहते हैं। ये कौन से लोगों में होते हैं, जो लॉन्ग स्टैंडर्ड लोग होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्रोनिक डैमेज हो जाती है स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज को, और उसी वजह से क्या हो जाते हैं, ये वाले इन्फार्क्शन हो जाते हैं या किसी किस्म की इन्फार्क्शन हो सकती है। आगे जो आती है वो क्या आती है, वो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोकल इस्कीमिया। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फोकल सेरेब्रल इस्कीमिया की, सही है। तो इसमें इन्होंने दो टाइप्स एक्सप्लेन किए, एक को हेमोरेजिक इन्फार्क्शन कहते हैं और दूसरे को नॉन हेमोरेजिक इन्फार्क्शन कहते हैं। शॉर्टली हेमोरेजिक इन्फार्क्शन इसने डिस्कस किया है। हेमोरेजिक का सिंपली हेमोरेज मींस ब्लीडिंग को इशारा है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, मल्टीपल पेटिशियल हेमोरेजेस होते हैं, सही है, जिसकी वजह से उस एरिया को जो है ना ब्लड पहुंचती नहीं है क्योंकि वो ज़ाया होती जाती है। इसके डायग्राम यहाँ पर है, ये बुक में जो डायग्राम है वो उस पर टाइम गुजरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो पेटिशियल डिफरेंट जगह पर जो हेमरेजेस होती है वो ज्वाइन कर देते हैं और एक पेल स्ट्रक्चर बना देते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि एक ब्लड लीकेज होता है और दूसरा उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, सही है। तो जिन लोगों में क्या कोआगुलोपैथीज हो यानी कि उनकी कोआगुलेशन प्रोसेस में कोई इम्पेयरमेंट होता है उनमें मोस्टली होता है, और वहाँ पर एक हमारे सेरेब्रम के अंदर हेमाटोमा बन जाती है, एक बहुत बड़ा ब्लड क्लॉट बन जाती है। क्योंकि क्या है, जहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है उनसे ये ब्लड जो होता है निकल आता है, तो ये ब्लड बाहर यहाँ पर जो आरबीसी वगैरह होते हैं वो जाम हो जाते हैं और एक हेमाटोमा बन जाते हैं, सही है वहाँ पर। तो ये इस जगह पर बाद में इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बात की है उन्होंने। फिर आगे नॉन हेमरेज इन्फार्क्शन के बारे में कहते हैं। तो इसमें पहले इन्होंने ग्रॉस अपीयरेंस डिस्कस किए, फिर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस डिस्कस की है। ग्रॉस अपीयरेंस में क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट 6 आवर्स होती है इस्कीमिया की, उसमें बिल्कुल भी इस किस्म की चेंजेस नहीं आती, लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है यानी कि 48 आवर्स हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पर वो टिश्यू पेल हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर पेल हो जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम है, आप लोग देखें, यहाँ के स्ट्रक्चर को देखिए, ये पेल जैसे है, इस तरह यहाँ पर भी है। अब दूसरा क्या होता है कि ये सॉफ्ट हो जाती है और स्वॉलन हो जाती है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। जब 2 to 10 डेज हो जाती है वहाँ पर स्वेलिंग अगेन डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, सही है, और वो स्टिकी बन जाते हैं और ड्राई बन जाते हैं। और इसी वजह से क्या हो जाता है, जो नॉर्मल टिश्यूज़ होती है और एबनॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनके दरमियान बाकायदा एक सेपरेशन लाइन हमें नज़र आती है। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये यहाँ पर नॉर्मल टिश्यू है और यहाँ पर एबनॉर्मल टिश्यूज़ है। फिर इसके बाद क्या हो जाते हैं, जब 10 to 30 वीक्स हो जाती है तो फिर क्या होता है, 10 days to 30 वीक्स, सही है, 10 डेज है यहाँ पर, 10 days to 3 वीक्स। यहाँ पर क्या होता है, जो डेड टिश्यूज़ होते हैं उनका उनमें कमी आ जाती है, सही है। क्यों कमी आ जाती है, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, सही है। हमारे कैपिलरीज में ये टिश्यूज़ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड नज़र आती है, फ्लूइड फिल कैविटी बन जाती है। और ये फ्लूइड फिल कैविटी जो होते हैं टाइम के साथ साथ इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, सही है। तो ये वही चेंजेस है जो हमें नज़र आती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में क्या होता है, जब 12 घंटे हो जाते हैं तो यहाँ पर एक साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, वेसोजेनिक एडिमा हो जाती है क्योंकि उन्हीं वेसल से ब्लड निकलता है। रेड न्यूरॉन अपीयर हो जाते हैं क्योंकि जिन न्यूरॉन को डैमेज पहुंच जाता है वो उसका क्या हो जाता है, उसके एसिनोफिलिया हो जाते हैं, वो बहुत रेडिश दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो माइलिनेशन होती है न्यूरोनल एक्सटेंशन की वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो एंडोथेलियल और ग्लाइल सेल्स होते हैं वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाते हैं और इन इंक्रीजमेंट की वजह से इनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो इम्पेयर हो जाता है, सही है। जब फर्स्ट फ्यू डेज होते हैं उस टाइम क्या हो जाते हैं, जो न्यूट्रोपिल्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और पहुँच जाते हैं, सही है। न्यूट्रोपिल रिक्रूटमेंट हो जाती है 2 to 3 वीक्स में। फिर न्यूट्रोपिल्स के बजाय मैक्रोपेजेस का आना शुरू हो जाता है और ये जो मैक्रोपेजेस होते हैं इनके अंदर माइलिन शीट होते हैं क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस करते हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स की। और इसके अलावा जो डिफरेंट आरबीसी वहाँ पर निकले आई है हेमरेजेस से की वजह से जो यहाँ पर थे, सही है, वो ये पेगोसाइटोस कर लेते हैं तो इसके अंदर प्रोगन आरबीसीज भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ये खुद भी इनलार्ज हो जाते हैं और इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये नेटवर्क बना देते हैं, इस तरह अपनी एक्सटेंशन बढ़ा देते हैं, सही है।
जब फ्यू मंथ्स हो जाते हैं फिर क्या हो जाता है, ये एस्ट्रोसाइट्स यहाँ पर इंक्रीज होते हैं ना, इनलार्ज होते थे, यहाँ पर इनका साइज डिक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं और इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एक फाइब्रस नेटवर्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर न्यू कैपिलरीज का बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं और इन कैपिलरीज की इर्द गिर्द क्या हो जाते हैं, एक नेटवर्क का बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको प्री कैपिलरीज नेटवर्क फॉर्मेशन कहते हैं हम, या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, यानी कि इस ही की कैपिलरीज की इर्द गिर्द यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। सही है। तो दिस वाज अबाउट मार्फोलॉजी ऑफ फोकल इस्कीमिया।